हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग 16 के तत्वों के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में और इस तत्व के हाइड्राइड के बारे में। अर्थात जब ये सारे तत्व हाइड्रोजन से संयोग करते हैं तो किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं और उनके किस प्रकार के गुणधर्म होते हैं, इसका हमें अध्ययन करना है इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। जब भी मैं कहूं कि नोट करना है उस समय नोट कीजिएगा ताकि ये टॉपिक हमारे लास्ट में मक्खन हो सके। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है ऑक्सीकरण अवस्था। इन सब की अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो वो है NH2NP4। मतलब ऑक्सीजन का देखा जाए तो बाह्यतम कोश का 2s2 2p4, बाह्यतम कोश का 3s2 3p4, बाह्यतम कोश का 4s2 4p4, बाह्यतम कोश का 5s2 5p4, बाह्यतम कोश का 6s2 6p4। तो जनरल इनका हो गया NH2NP4। अब एक बात सोचने की होती है कि इनकी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन को N बोलते हैं और वो है 6। जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप हमारे पी ब्लॉक के वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अधिकतम ये दिखा सकता है +6। सही बात है। उसके बाद न्यूनतम कितनी दिखा सकता है? वो होता है N-8, जहां N का मतलब होता है संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन जो कि 6 है। तो न्यूनतम दिखा सकता है 6 - 8 बराबर -2। मतलब ये जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है वो -2 से +6 तक जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सी अवस्थाएं संभव है? -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। इसके पास पी कक्षक है बाह्यतम कोश में, डी तो होता नहीं है। तो इस पी कक्षक को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? तो पी कक्षक के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अभी कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 4। तो इस पी कक्षक को भरने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -1 शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो माइनस आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -2 शो करेगा। कुछ भी नहीं करेगा तो 0 शो करेगा। उसके बाद जब बात आती है ग्रहण करने की तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये बंदा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश को भरने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की ही आवश्यकता है। आगे थोड़ा और सोचते हैं। जब दान करने की बारी आती है, लूज करने की बारी आती है, तो इसके पास ऑप्शन है पूरा पी ब्लॉक खाली कर ले, मतलब पी ऑर्बिटल खाली कर ले, पूरा एस ऑर्बिटल खाली कर ले। अगर पी कक्षक खाली करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा +1 शो होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा +2 शो होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा +3 शो होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा +4 शो होगा। सही बात है। और अगर दूसरी बात सोचें कि जब पी पूरा खाली हो गया फिर किसको खाली करेगा? एस को। अगर यहां 4 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, अब एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकालता है तो +5 शो करेगा। अब पूरे पी को खाली कर चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी निकाल दे तो +6 शो करेगा। इससे आगे जाना संभव नहीं है और इससे पीछे आना संभव नहीं है। इसलिए अगर आपको निकालना हो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तो आप सीधा सीधा संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन देख लिया करो, और जब आपको निकालना हो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था तो आप N-8 कर लिया करो, जहां N का मतलब होता है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसमें से कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित करते हैं उसकी बात करेंगे। ये तो है पॉसिबिलिटीज कि ये सब चीजें वो कर सकते हैं,
क्या करते हैं, अब अपन को वो देखना है। यहां तक का स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लीजिए। अब ये सारी तो संभावनाएं हैं, कि यहां से लेके वहां तक कर सकता है। अब कौन सी करता है जनरली, वो अपन सोचते हैं। तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में पहले समझेंगे कि कौन कौन सी ये ग्रुप दिखाता है, फिर देखेंगे धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ये कौन कौन सा दिखाता है और क्यों दिखाता है ना। लॉजिकल समझाऊंगा, एक एक बात को ध्यान समझिएगा। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो -2 का ऑप्शन है, एक -1 का ऑप्शन है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, क्योंकि कोश बढ़ते हैं। आकार बढ़ता है तो जेफ कम होता है, जेफ कम होता है तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कम होती है और आयनन विभव भी कम होता है। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं ताकि कुछ कटे पिटे नहीं। हाँ जी, तो फ्रेम एकदम ऑलराइट है। अब आप देखिए, जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो में काफी विस्तार से सब कुछ डिस्कस हुआ है। तो जो हमारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखता हुआ रहा है उसको ये सब कुछ मक्खन लगता होगा। देखो, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, कोशों की संख्या में वृद्धि होती है तो आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो प्रभाव है, जिसका दूसरा नाम जेफ है, उसमें कमी आती है। जेफ में कमी आती है तो आयनन विभव कम होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इनके पी कक्षक के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2p4 है, इस 2p4 को मतलब इस p कक्षक को भरने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये -1 या -2 ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि एक ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ऊपर से अपन नीचे आएंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जेफ की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा देख लो, चाहे विद्युत ऋणात्मकता देख लो, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कम होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ चुका होता है, जेफ कम हो चुका होता है और खुद का घर ही नहीं संभल रहा है, तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को कैसे बुलाएगा। ठीक बात है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर से नीचे आने पर इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करने की जो प्रवृत्ति है वो घटती है। और क्यों घटती है मेरे भाइयों, क्योंकि यहां पर जेफ कम हो जाता है और जेफ के कम होने से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो आपके परमाणु की घट जाती है। आई थिंक ये बात एकदम क्लियर है। तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है या दिखाने की प्रवृत्ति है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। और एक बात, सामान्य रूप पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, वो -2 शो करता है, और ऑक्सीकरण एक स्थिति में -1 शो करता है, और वो है परोक्साइड। याद रखना अच्छे से, परोक्साइड का मतलब क्या होता है मैं ऊपर बता रहा हूं। परोक्साइड का मतलब है जब दो ऑक्सीजन डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ी होती है, जब दो ऑक्सीजन डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे परोक्साइड कहा जाता है, और परोक्साइड में दोनों के ऊपर -1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो जब आपकी ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ी हो तो उसको आप नाम दोगे परोक्साइड का। मेरी बात अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन आ जाए तो ये हो गया हाइड्रोजन परोक्साइड, दोनों जगह सोडियम आ जाए तो ये हो गया सोडियम परोक्साइड, दोनों जगह कुछ और आ जाए तो वो हो जाएगा वो वाला परोक्साइड। सही है। तो परोक्साइड का बेसिक कॉन्सेप्ट है दो ऑक्सीजन का डायरेक्टली जुड़े होना, और इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1 होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखनी है। और -2 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। अब बात करते हैं धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर दो दिखाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, या तो +2, क्योंकि +2 दो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, +4 और +6 ये आपके पास है।
अब ध्यान समझिएगा, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, +4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन निकालना, और +6 का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन निकालना। मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं। ऑक्सीजन के सामने किसकी हिम्मत है जो ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले? ऑक्सीजन तो सब में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ऑक्सीजन एक खतरनाक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन बाहुबली है जो ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से हैं। मैंने आपको याद करवाया था, फॉन्सल ब्रिसी, फॉन्सल ब्रिसी, फॉन्सल ब्रिसी, आपने याद भी किया होगा, फॉन्सल ब्रिसी कि इधर से इधर जाने पे विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और दुनिया का सबसे खतरनाक आवर्त सारणी का सबसे ताकतवर विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की ताकत अगर किसी में है तो वो है फ्लोरीन। इसलिए जब बनता है OF2, जब बनता है OF2 तो उस समय फ्लोरीन -1 पे होता है। 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन होने का मतलब -2 हो गया, और ऑक्सीजन +2 शो करता है। तो याद रखना, कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था कब प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था कब प्रदर्शित करता है? जब उसका बाप उसके सामने आता है, मतलब जब उससे खतरनाक विद्युत ऋणात्मक तत्व उसके सामने आता है, फ्लोरीन। +4 और +6 भी हो सकता है, सामान्य है, क्योंकि +4 p कक्षक खाली करना हो गया और +6 ये पूरा खाली करना हो गया, तो ये भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जा सकती है। कैसे की जाती है सुनिएगा। यहां पे d ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि 2d में d नहीं होता, बट यहां d है, खाली है, यहां d है, खाली है, यहां d है, खाली है, यहां d है, खाली है। अब थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ते हैं, इसको बनाएं तो NS NP और आगे ND होगा जो खाली पड़ा है। एक बात याद रखना, ऑक्सीजन की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद डी नहीं होता, इन सब की बात कर रहा हूं। अगर ऐसे फॉर एग्जांपल सल्फर की बात कर रहे हो तो ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया। एक बात सोचने वाली है, ध्यान से सोचिएगा मेरे साथ साथ। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में बढ़ते हैं, p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अगर ऑक्सीकरण अवस्था दिखानी है तो किस प्रकार +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई जाती है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाए, इसको बोलते हैं उत्तेजित होना। जब भी आपने संकरण पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 4 में, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो ये जरूर सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होकर आगे पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वापस से बना लेते हैं सारे ऑर्बिटल और एक बार फिर से बना लेते हैं, क्योंकि मुझे 2 बार 2 बातें समझानी है। हम लोग एक चीज को जितना पोस्टमार्टम करके पढ़ते हैं, जितना डीप में जाके पढ़ते हैं, उतना ही सीखने को मिलता है। ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहो तो फिर 5 मिनट में टॉपिक खत्म हो सकता है। इस चैप्टर के हम लोग 18-19 वीडियो खींच चुके हैं, बट ये चैप्टर ऐसा मक्खन होगा ना कि जिंदगी में कभी किसी और को भी आप पढ़ा सकते हो। तो ये हमारा टारगेट होता है। अगर ये आगे जंप करता है तो ऐसे हो गया। अब आप देखो, जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होगी वो +4 प्रदर्शित हो सकती है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास खाली हो चुके हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके आगे पहुंच जाए तो फिर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये क्या दिखा सकता है, +6 दिखा सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि +4 या +6 दिखाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, डी। तो जिसके पास डी है वो +4 और +6 तक जा सकता है, जिसके पास डी है वो जा सकता है, जिसके पास डी नहीं है वो नहीं जा सकता। इसलिए ऑक्सीजन का साथ दिक्कत है कि वो +4 या +6 नहीं दिखा पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में आपके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि अगर डी है तो उत्तेजित किया जा सकता है, और उत्तेजित करके दिखा सकते हैं। अब एक और बात है कि अगर अपन +4 और +6 को कंपेयर करें तो ऊपर से नीचे जाने पर +4 और +6 में से क्या दिखाने की टेंडेंसी बढ़ती है। वापस से क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ऊपर से नीचे जाने पर
+4 दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी या +6 दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ये हमको सोचना है। जो हमारे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखता हुआ रहा है उसके दिमाग में क्लिक कर सकता है। कैसे? जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता जाता है। छोटा आकार, बड़ा आकार, और बड़ा आकार, और बड़ा आकार, और बड़ा आकार। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। जब परमाणु का आकार बढ़ता है तो नाभिक ताकतवर होता जाता है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। अब जब नाभिक के पास खूब सारे प्रोटॉन होते हैं तो वो अपनी ताकत लगाना शुरू करता है। नाभिक के सबसे पास में S होता है, उससे दूर P होता है, उससे दूर D होता है, सबसे दूर F होता है। तो जब नाभिक के पास खूब सारी ताकत आती है तो वो S के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींच लेता है और फिर गाना गाता है, जाने नहीं देंगे तुझे। मतलब ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता है, और इसको हम लोग साइंस में कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। पढ़ा चुका हूं पहले यार, वापस समझाया है कि जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाभिक की ताकत बढ़ती है। जब नाभिक की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो गाना गाते हैं, जाने नहीं देंगे तुझे। किसे? एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को। और एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते हैं। और जब एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे तो यहां पे पी के तो निकल जाएंगे, +4 तो शो कर देगा, बट जब एस के नहीं जा पाएंगे तो +6 तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ऊपर से नीचे आने पे एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन ब्लॉक हो जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, केवल पी के जा सकते हैं। तो +4 शो हो सकता है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर +4 की प्रवृत्ति बढ़ती है ऊपर से नीचे में, और +6 की नहीं बढ़ती। इसके कारण अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इसकी प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है, +4 की बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। हमेशा याद रखना, हमेशा ऐसा होगा, जो भारी तत्व होते हैं वो एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेते हैं, जाने नहीं देते। जाने नहीं देंगे तो आपकी एस खाली नहीं होगा, एस खाली नहीं होगा तो केवल पी खाली हो सकता है, पी कर सकता है आगे जो भी करना है। तो +4 शो होगा, +6 शो नहीं हो सकता। अगर एस भी जाए तो पी गया, एस भी गया, तो 4 + 2 6 आ सकता है। आई होप ऑक्सीकरण अवस्था पे जो भी ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है वो सब आपको मक्खन हुआ है। अगर मक्खन हुआ है तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट करना बनता है। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और मजा आने वाला है, और जब और वीडियो अपलोड होंगे तो और मजा आने वाला है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ये हल्का सा फ्रेम डिस्टर्ब हो गया था, मैंने अभी देखा, बट कोई बात नहीं, ये तो आप देख ही चुके थे, है ना। एक्साइटमेंट, अगर ये यहाँ पहुंचेगा तो ये दोनों खाली हो जाएंगे। ओके गाइस, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमें डिस्कस करना है हाइड्रोजन के साथ इन सभी की क्रियाशीलता। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाला एक बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड है, खूबसूरत यौगिक है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हम सभी के जीवन का आधार है पानी, जल। तो जल कैसा होता है दिखने में? उसका सूत्र होता है H2O। तो जब आपके ये तत्व जल से जल बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन जल बनाता है, तो ये बाकी सारे तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो फॉर्मेट ये रहता है H2O। ये भाई साहब बनाते हैं H2S, ये भाई साहब H2Se, ये भाई साहब H2Te, ये भाई साहब H2PO। तो अब हमें इन सभी के बारे में बात करनी है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है कि H2O, H2S, H2Se, H2T और H2PO, इन सबको कंपेयर करना है बहुत सारे गुणों के आधार पे। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता में अगर जनरल फॉर्मेट लिखें तो फॉर्मेट ये रहता है H2E, जहां E आप बोल सकते हो, E की जगह ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, Fe हो सकता है, Te हो सकता है, PO हो सकता है। ओके, तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपन एक एक करके गुण लेते हैं और इन सभी को कंपेयर करना, इन सभी की तुलना करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात देखते हैं हाइड्रोजन बंध। देखो, हाइड्रोजन बंध बनने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसको हमेशा याद रखिएगा। दो बहुत बड़ी शर्तें हैं। पहली शर्त है बहुत उच्च विद्युत ऋणात्मकता, और दूसरी शर्त है सूक्ष्म आकार।
तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंद आप दिखाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो शर्तें हैं, याद रखनी है। एक तो उच्च विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए तत्व के पास में, दूसरा उसका आकार सूक्ष्म होना चाहिए। तो जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। दूसरी बात, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है, तो दोनों ही पॉइंट उल्टे हो जाते हैं जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं। आई होप मेरी बात आपके अच्छे समझ में आ रही है कि इन दोनों कंडीशंस में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं। पहली चीज है उच्च विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए, परंतु ऊपर से नीचे आने पे वो घटती है। दूसरी बात यह है कि सूक्ष्म आकार होना चाहिए, परंतु ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ता है। इसीलिए ये सारे तत्व, जितने भी सारे यौगिक H2S, H2Se, H2T, H2PO बिल्कुल भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते हैं। हाइड्रोजन बंध का निर्माण केवल जल होता है, जल के अंदर आपको हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है। किस प्रकार मिलता है वो समझो। जल के एक अणु को अगर आप लोगे, इस तरह का होता है, दो इसके ऊपर एकाकी युग्म होते हैं। इसमें एक बात बहुत प्यारे तरीके से आपको पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यहां के जो बीच में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपने पास कर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए थे उनको ऑक्सीजन अपने पास कर लेता है। जब मैंने विद्युत ऋणात्मकता समझाया था तो अच्छे से क्लियर किया था हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का एग्जाम्पल देकर के कि फ्लोरीन अपनी मनमानी करके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, खुद बन जाता है पार्श्व ऋणात्मक, सामने वाले को बना देता है पार्श्व धनात्मक। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाता है पार्श्व ऋणात्मक और हाइड्रोजन बन जाता है पार्श्व धनात्मक, ये भी पार्श्व धनात्मक। अब एक ऑक्सीजन के अणु के सामने अगर दूसरा ऑक्सीजन का अणु आ जाए तो उसके अंदर भी आपको पता है यही स्थिति होगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, सामने वाला पार्शियल पॉजिटिव, बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव, सामने वाला पार्शियल पॉजिटिव। सही बात है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हल्के से इसके पास शिफ्ट हो जाते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसको बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुव बन गए, यहाँ पर पोल बन गए, प्लस माइनस। इसलिए कहते हैं कि जल जो है वो पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। अब एक जल का जो आपका अणु है और जो दूसरा जल का अणु है वो आपस में प्यार मोहब्बत रख सकते हैं क्योंकि ये धनावेश है ये ऋणावेश है, इनके मध्य आकर्षण होता है। और इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो इस प्यार का एक नाम है और इस प्यार को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध। आई बात समझ में। तो एक जल का अणु दूसरे जल के अणु के प्रति जो स्नेह दिखाता है, जो प्यार दिखाता है, उस प्यार को इस दुनिया वालों ने हाइड्रोजन बंध का नाम दिया है, ये आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन बंध जो है इन सब में से केवल हाइड्रोजन बंध यही बनाता है। आई होप पहला पॉइंट क्लियर है और इसके कारण बहुत सी कमाल चीजें होती हैं जो अभी अपन देखेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं तापीय स्थायित्व। थर्मल स्टेबिलिटी, इन सबको कंपेयर करना है। आज के बाद आप एक शपथ लो कि मैं इस वीडियो को साक्षी मानते हुए एक शपथ लेता हूं कि जब तापीय स्थायित्व की बात की जाएगी, जब जब तापीय स्थायित्व का क्वेश्चन आएगा, मैं हमेशा बंध सामर्थ्य को देखूंगा। तो जब भी आपको तापीय स्थायित्व पे फोकस करना होता है तो आपको बंध सामर्थ्य को देखना होता है। और बंध सामर्थ्य को कैसे चेक करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जब भी बात होती है तापीय स्थायित्व की, आपको फोकस करना होता है, ध्यान देना होता है बंध सामर्थ्य की तरफ। अब बंध सामर्थ्य की तरफ ध्यान कैसे देते हैं, ध्यान से सुनो। इन सब की बात करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। H2S में सबके अंदर हाइड्रोजन का साइज फिक्स है, दो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का साइज कभी चेंज नहीं हो रहा। सामने वाला बंदा है ऑक्सीजन, आपको पता है ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ता है, तो ऑक्सीजन से जब आप पोलोनियम की तरफ जाओगे तो आकार बढ़ेगा। ऑक्सीजन छोटे आकार का है, सल्फर उससे बड़ा हो गया, Fe उससे बड़ा हो गया, Te उससे बड़ा हो गया, पोलोनियम सबसे बड़ा हो गया। दोस्ती बराबर वालों में होती है, बंध मजबूत एक समान आकार वालों में बनता है।
छोटा छोटा में बंध मजबूत बनता है। तो यहां पर जो बंध बना हुआ है वो बंध मजबूत है, ये बंध उसकी तुलना में कमजोर है, ये बंध और कमजोर है, ये बंध और कमजोर है, ये बंध और कमजोर है। क्योंकि जितना बंध बनाने वालों के बीच में आकार का अंतर होता है उतना ही बंध कमजोर होता है। जितना बंध कमजोर होता है, आग लगाने पर, ऊष्मा देने पर, ऊर्जा देने पर जल्दी से टूट जाता है। तो अगर अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो क्योंकि हमारे तत्व का आकार बढ़ रहा है, इसलिए जब वो हाइड्रोजन के साथ में बंध बना रहा होगा तो यहां पर ये जो बंध है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, इसका बंध सामर्थ्य कम होगा। और यहां पर आकार लगभग बराबर है तो इसका बंध सामर्थ्य काफी ज्यादा अधिक होगा। तो जितना ज्यादा बंध सामर्थ्य होता है उतना ही ताप लगाने पर ये टिका रहेगा, और जितना कमजोर बंध होगा ताप लगाने में खटाक से टूट जाएगा। इसलिए तापीय स्थायित्व की जब भी बात होती है तो बंध सामर्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बंध सामर्थ्य जल के अंदर है, उससे कम है इसमें, उससे कम है इसमें, उससे कम है इसमें, और सबसे कम है इसमें। तो बंध सामर्थ्य ऊपर से नीचे आने पे घटता क्यों है? ऊपर से नीचे आने पे घटता इसीलिए है क्योंकि आपका आकार में परिवर्तन हो जाता है। आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बंध सामर्थ्य घटता जाएगा, और बंध सामर्थ्य घटेगा तो तापीय स्थायित्व भी घटेगा। ताप लगाने पे ये फटाफट से टूट जाएगा और ये ताप को सहन कर सकता है। आगे समझ में? तो ये था सेकंड पॉइंट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अपचायक प्रवृत्ति की। रिड्यूसिंग पावर, सोचो इसके बारे में। ऊपर से नीचे आने पे कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? मतलब आपको केवल ये सोचना है कौन अच्छा अपचायक है। बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने एक क्लास में आपको पी ब्लॉक में ही एजेंट के बारे में बहुत अच्छे समझाया था कि अपचायक क्या होते हैं, उपचायक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर किया। जरा दिमाग लगा के आंसर करो, वीडियो को पॉज कर दो, कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि ऊपर से नीचे आने पे अपचायक प्रवृत्ति बढ़ती है या कम होती है। बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, कम होती है तो क्यों कम होती है। 5 सेकंड लेकर के सोचो और फिर देखना वीडियो को, ताकि अगर आप भी वही सोच रहे थे जो मैं समझा रहा हूं, इसका मतलब सच में आप पी ब्लॉक को सीख रहे हो। सोचो। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, उत्तर मैं आपको बताता हूं। एजेंट का मतलब होता है हिंदी में दलाल। लाइसेंस बनाने वाला दलाल कभी भी अपना लाइसेंस नहीं बनाता है, सामने वाले का लाइसेंस बनाता है। प्रॉपर्टी का दलाल कभी भी प्रॉपर्टी खुद के लिए नहीं खरीदता है, सामने वाले के लिए खरीदता है। तो ये अपचायक जो है वो अपचयन करवाने वाला दलाल है। अपचयन कराने वाला दलाल का मतलब है वो सामने वाले का अपचयन कराएगा। अपचयन कराने का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, वो सामने वाले के अंदर हाइड्रोजन जोड़ेगा, खुद में से हाइड्रोजन निकालेगा। तो जो दलाल होता है वो सामने वाले पे जो काम करता है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। लाइसेंस एजेंट सामने वाले का लाइसेंस बनाता है। प्रॉपर्टी एजेंट सामने वाले को प्रॉपर्टी दिलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन करवाता है। अपचायक सामने वाले का अपचयन करवाता है। सामने वाले का अपचयन कराने का मतलब सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ता है। अगर सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ रहा है इसका मतलब खुद में से हाइड्रोजन निकाल रहा है। खुद में से हाइड्रोजन अगर आसानी से निकालेगा तो सामने वाले में आसानी से जोड़ेगा। तो इन सब में से जिसमें हाइड्रोजन सबसे आसानी से निकल जाएगी वो अगले में आसानी से जोड़ देगा और एक बहुत अच्छा दलाल कहलाएगा, अपचयन कराने वाला। फिर से एक बार, कोई जल्दी नहीं है। अपचायक वो होते हैं जो अपचयन कराने वाले दलाल होते हैं। मतलब खुद में से हाइड्रोजन निकाल करके सामने वाले में जोड़ने वालों को अपचयन का दलाल अर्थात अपचायक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, जो अपने अंदर से आसानी से हाइड्रोजन निकाल दे, सामने वाले में जोड़ दे, वो एक अच्छा दलाल है। खुद में से हाइड्रोजन वो आसानी से तब निकाल सकता है जब हाइड्रोजन और उसके बीच के बंध को आसानी से तोड़ा जा सके। अब आपको सोचना है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बंध तो बहुत मजबूत है। अभी ऊपर देखा अपन ने कि बंध सामर्थ्य इसका बहुत ज्यादा है, तो ये बंध को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और अगर ये बंध मुश्किल से टूटेगा तो ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल पाएगी
और हाइड्रोजन अगर बाहर नहीं निकलेगी, सामने वाले में जाकर के नहीं जुड़ेगी, तो ये अच्छा दलाल नहीं बन पाएगा हाइड्रोजन जुड़वाने वाला, अपचयन करवाने वाला। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे, ये तो वैसे ही सोचता है कि मेरा बंध कमजोर है, आ जाओ और ले जाओ। तो इसके पास से हाइड्रोजन को ले जाना, इस हाइड्रोजन को निकालना पोलोनियम की गिरफ्त से बहुत आसान है, क्योंकि पोलोनियम और इसके बीच में जो बंध बना हुआ है, आकार के अंतर होने के कारण ये बंध बहुत कमजोर है, इसका बंध सामर्थ्य बहुत कम है, और कम बंध सामर्थ्य होने के कारण ये हाइड्रोजन खटाक से बाहर निकल सकती है, और खटाक से हाइड्रोजन निकलेगी, खटाक से सामने वाले में जुड़ेगी, और वो कहलाएगा बहुत अच्छा दलाल। तो ऊपर से नीचे जाने पे हाइड्रोजन के साथ जो बंध है वो कमजोर होता है, हाइड्रोजन आसानी से निकलती है, सामने वाले में अच्छे से जुड़ती है, इसलिए ऊपर से नीचे आने पर दलाली की प्रवृत्ति बढ़ती है, अपचायक प्रवृत्ति बढ़ती है। H2O बहुत ही गंदा दलाल है, हाइड्रोजन नहीं निकालता क्योंकि बंध सामर्थ्य ज्यादा है। ये इससे अच्छा दलाल है H2S, उससे अच्छा दलाल है H2Se, उससे अच्छा दलाल है H2Te, और सबसे कातिल दलाल है H2PO। ये बोलता है फटाफट आओ, हाइड्रोजन ले जाओ, सामने वाले का अपचयन कराओ और मुझे कहो कि मैं सबसे बड़ा दलाल हूं। सिंपल, ये लो जी। आ गया समझ में? तो अपचायक प्रवृत्ति मैंने क्लियर कर दिया। समझ में आया है तो लाइक, नहीं किया है तो लाइक कर दो। गलत बात है, समझ में आने के बाद भी लाइक नहीं करते हैं, ये कंजूसी नहीं चलनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वथनांक को, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट को। देखो, अब आपको एक और शपथ लेनी है, शपथ को ध्यान से सुनिएगा। आप इस वीडियो को साक्षी मानते हुए शपथ लेते हो कि क्वथनांक के बारे में जब भी देखोगे तो किसी यौगिक के अंदर के बंध पे ध्यान नहीं दोगे। आपको जब भी क्वथनांक के बारे में सोचना है तो एक यौगिक और दूसरे यौगिक के मध्य जो बंध है उस पर ध्यान देना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो आपको किसी एक बंधे का H2S का मान लो क्वथनांक देखना है, तो H2S का क्वथनांक देखने के लिए आप H और S के बीच का बंध कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, उसके बारे में ध्यान नहीं दोगे। फिर से एक बार, अगर आपको H2S का क्वथनांक देखना है तो आपको H और S के बीच का बंध कैसा है, अच्छा है, बुरा है, घटिया है, वाहियात है, इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान किस पे देना है? एक H2S और दूसरे H2S के बीच का बंध कैसा है, आपको उस पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर इन दोनों में प्यार ज्यादा होगा तो ये पास पास रहेंगे, ठोस रहेंगे, थोड़े दूर रहेंगे द्रव रहेंगे, और दूर रहेंगे गैस रहेंगे। इनको अलग करना आसान होगा तो क्वथनांक उबालना आसान होगा, इनको अलग करना मुश्किल होगा मतलब क्वथनांक ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि क्वथनांक का मतलब, किसी को भी उबालने का मतलब, किसी को भी बॉईल करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बीच के बंध को तोड़ते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा कि जैसे मान लो जल के अणु को, ये जल का अणु है, आप इसको पानी को उबाल रहे हो, तो पानी को उबालने पर आपका जो द्रव है वो बदल जाता है गैसीय अवस्था में, पानी बन जाता है भाप, पानी बन जाता है भाप। ऐसा होता है क्या कि जल को उबालने पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जल को उबालने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध नहीं टूटता है। एक्चुअल में जल को उबालने पर एक जल का अणु दूसरे जल के अणु से जो दूरी रखता है उस दूरी में परिवर्तन होता है। जब बर्फ बनती है तो ये दोनों जल के अणु एकदम चिपक जाते हैं, ठोस अवस्था। जब द्रव बनता है तो ये जल के अणु थोड़े दूर हो जाते हैं, द्रव अवस्था। जब गैस बनता है, भाप बनती है, तो ये और दूर हो जाते हैं। तो किसी को भी उबालने का मतलब ये होता है कि एक अणु और दूसरे अणु को दूर करना, न कि अणु के अंदर जाकर के बंध को तोड़ना। तो अगर आप क्वथनांक को देखते हो, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। अगर आप क्वथनांक को देखते हो तो ये कभी मत देखना कि ये बंध कितना मजबूत है। अगर ये देख के आंसर किया तो खेल खत्म है, आपको 0 मिलेगा। अगर आप क्वथनांक को देखते हो तो इसकी जगह ये देखना कि एक अणु दूसरे अणु के साथ में कितनी प्यार मोहब्बत से रहता है। अगर इनकी प्यार मोहब्बत ज्यादा होगी, क्वथनांक ज्यादा होगा, इनकी प्यार मोहब्बत कम होगी, क्वथनांक कम होगा। अब मेरे हिसाब से आप समझ चुके हो। अब मैं आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम सोचते हैं क्वथनांक के बारे में
तो एक जल के अणु और दूसरे जल के अणु के बीच प्यार मोहब्बत देखी जाएगी। जब अपन इसका क्वथनांक देखेंगे तो एक H2S और दूसरे H2S के मध्य प्यार मोहब्बत को देखा जाएगा। जब H2SE की बात की जाएगी तो एक H2SE और दूसरे H2SE के मध्य प्यार मोहब्बत को देखा जाएगा। जब इसके क्वथनांक की बात की जाएगी तो एक H2TE और दूसरे H2TE की प्यार मोहब्बत को देखा जाएगा। जब इसके क्वथनांक की बात की जाएगी तो एक PO H2PO और दूसरे H2PO के बीच की प्यार मोहब्बत को देखा जाएगा। सही बात है। फ्रेम एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ कटना पिटना नहीं चाहिए। अच्छा रहा, सही समय पे चेक कर लिया। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो मैं आकार को बढ़ाता जा रहा हूं। ये तो सबको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आकार बढ़ता है। ऑक्सीजन से बढ़ा है सल्फर, सल्फर से बढ़ा है एसी, एसी से बढ़ा है टी, टी से बढ़ा है पीओ। तो अगर आकार जिसका बढ़ रहा है तो यौगिक का आकार भी बढ़ेगा। अब आप पहली बात तो ये पक्का आपको समझ में आ गया, मुझे यकीन है कि क्वथनांक के लिए आप इनके बीच का बंध नहीं देखोगे, आप एक अणु और दूसरे अणु के बीच की प्यार मोहब्बत देखोगे। अब आप सोचो इन दोनों अणुओं के मध्य कौन सी प्यार मोहब्बत है, इन दोनों अणुओं के मध्य कौन सी प्यार मोहब्बत है, इन दोनों अणुओं के मध्य कौन सी प्यार मोहब्बत है और इन दोनों अणुओं के मध्य कौन सी प्यार मोहब्बत है। यहां से लेकर यहां तक के प्यार को क्या नाम दोगे? तो यहां से लेकर यहां तक के प्यार का नाम है वॉन्डरवॉल बल। मैंने बताया था जहां कुछ नहीं होता है वहां गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को एक बल से आकर्षित करता है, जिस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन बाबा ने इसकी खोज की थी। तो पॉइंट यह है कि इन दोनों के बीच में कौन सा बल है? वॉन्डरवॉल बल। और केमिस्ट्री में वॉन्डरवॉल बल को कहा जाता है, केमिस्ट्री में गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है वॉन्डरवॉल बल। तो ये कहीं लिखा नहीं है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल को वॉन्डरवॉल बल कहते हैं। परंतु मेरी बात को ध्यान रखोगे ना, और अगर दोनों को एक दूसरे के समरूप मान के पढ़ोगे, कभी समस्या नहीं होगी। आपको पता है, सुनना ध्यान से, आपको पता है कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है। इसका प्रूफ क्या है? ये पृथ्वी, धरती माता कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है कि हम सबको लेके बैठी है। अगर इतनी बड़ी धरती माता हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो वो कमजोर है या मजबूत है? कमजोर है या खतरनाक है? बहुत सिंपल सा है, सोच के देखो। आपके पास पांव है, पांव आपने जमीन पे रखा, धरती माता ने, इतनी बड़ी धरती माता ने आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, फिर भी आप हल्का सा मेहनत करके अपने पांव को उठा लेते हो। तो अगर आप अपने पांव को उठा पा रहे हो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में, इसका मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर है। छोटा बच्चा भी चल लेता है यार, ये चींटी चल लेती है, छोटे छोटे कीट पतंगे उड़ लेते हैं हवा में। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, इनको खींच करके अपने से चिपका लेती। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है, यहाँ पे वॉन्डरवॉल बल भी कमजोर बल माना जाता है। जैसे द्रव्यमान बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होती है, वैसे यहाँ पर भी अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वॉन्डरवॉल बल ज्यादा होगा, आकार बड़ा होगा तो वॉन्डरवॉल बल ज्यादा होगा। अब आप सोच, समझ में आएगा। इन दोनों के मध्य प्यार का नाम है वॉन्डरवॉल बल, इन दोनों के मध्य प्यार का नाम है वॉन्डरवॉल बल, इन दोनों के मध्य भी प्यार का नाम है वॉन्डरवॉल बल, इन दोनों के मध्य भी प्यार का नाम है वॉन्डरवॉल बल। जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वॉन्डरवॉल बल बढ़ रहे हैं। वॉन्डरवॉल बल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आकार बढ़ रहा है। आकार के बढ़ने से वॉन्डरवॉल बल बढ़ रहा है। आकार बढ़ने का मतलब द्रव्यमान बढ़ना, आणविक द्रव्यमान, आणविक अणु का द्रव्यमान वो बढ़ रहा है, वॉन्डरवॉल बल बढ़ रहा है। वॉन्डरवॉल बल बढ़ने का मतलब पता है क्या है? कि इन दोनों को मध्य जो आकर्षण है वो इन दोनों के आकर्षण से कम है। इसके अंदर जो आकर्षण है वो इससे कम है, और इसके अंदर जो आकर्षण है वो इससे कम है। दूसरी भाषा में बोलूं तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो आकर्षण बढ़ता जा रहा है। वॉन्डरवॉल बल कम है, आकर्षण कम है। वॉन्डरवॉल बल बढ़ गए, आकर्षण बढ़ गया। वॉन्डरवॉल बल और बढ़ गया, आकर्षण और बढ़ गया। वॉन्डरवॉल बल और बढ़ गया, आकर्षण और बढ़ गया। और अगर आकर्षण बढ़ गया है तो एक H2PO को दूसरे H2PO से अलग करना मुश्किल होगा, इसको अलग करना आसान होगा, इसको अलग करना और आसान होगा, इसको अलग करना और आसान होगा। क्योंकि वॉन्डरवॉल बल जितने कम होते हैं, एक अणु और दूसरे अणु के मध्य प्यार मोहब्बत उतनी कम है। धक्का देके अलग कर दोगे, क्वथनांक कम होगा, कम तापमान के अंदर ही अलग हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे, आकार बढ़ने के कारण वॉन्डरवॉल बल, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं, समझने के लिए किताबों में नहीं लिखा, मैंने बताया। तो ऊपर से नीचे आने पे जब आकार बढ़ता है तो वॉन्डरवॉल बल बढ़ता है, तो अलग करना मुश्किल हो जाता है।
तो ज्यादा तापमान देने पर अलग कर सकते हैं, और ज्यादा तापमान अलग देने पर अलग कर सकते हैं तो क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा। इसीलिए इसीलिए मेरे भाइयों H2S से ज्यादा क्वथनांक होता है किसका? H2SE का। आकार बड़ा, वॉन्डरवॉल बड़ा। उससे बड़ा होता है H2TE का, उससे बड़ा होता है H2PO का। समझो बात को, आकार बड़ा, आकार बड़ा, और आकार बड़ा तो वॉन्डरवॉल बड़ा, वॉन्डरवॉल बड़ा क्वथनांक बड़ा, सिंपल। परंतु कहानी में ट्विस्ट है। तुम इतनी देर से बातें कर रहे हो बट जल के बारे में नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि जल के एक अणु और जल के दूसरे अणु के मध्य वॉन्डरवॉल नहीं है, इनके मध्य एक अलग प्यार है, और इनके मध्य के प्यार को हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही एक प्रकृति मिलती है विद्युत ऋणात्मकता की, इसके अंदर ही प्लस माइनस अच्छे से बनता है, तो यही बना सकता है हाइड्रोजन बंध। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ पढ़ाया गया है। पहले आपको बताया गया है कि H2O के अंदर ही हाइड्रोजन बंध बन सकता है और किसी में नहीं बन सकता, कारण मैंने आपको बताया। तो H2O और H2O के मध्य जो बल है उस प्यार का नाम है हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध वॉन्डरवॉल से तो बहुत बड़ा है। वॉन्डरवॉल इतना सा है, बच्चा है उसके सामने, हाइड्रोजन उसका बाप है। तो अगर जल के एक अणु और जल के दूसरे अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध है तो उसको अलग करना इन सबसे मुश्किल है, क्योंकि इन सबसे मजबूत बंध है हाइड्रोजन बंध। और अगर जल के एक अणु को जल के दूसरे अणु से अलग करना मुश्किल है हाइड्रोजन बंध के कारण, तो उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा इन सबसे। इसीलिए H2PO से भी ज्यादा क्वथनांक देखने को मिलता है जल का, क्योंकि इनके मध्य होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पी ब्लॉक कंसेप्ट से भरा हुआ है, जिसको कंसेप्ट समझ में आ जाता है वो पी ब्लॉक पे राज करता है। मैंने आपको कंसेप्ट से हमेशा पढ़ाया है पूरे चैप्टर को, कि आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है हमेशा, कि जब आप क्वथनांक गलनांक को देखते हो तो एक अणु और दूसरे अणु के बीच की प्यार मोहब्बत को देखो। अणुओं के अंदर बंध कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बंध कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, जल के अणु का दूसरे जल के अणु से प्यार कैसा है उससे मतलब है। जल के अंदर एक खास तरह का प्यार देखा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है वॉन्डरवॉल के कंपैरिजन में। इसी कारण से एक खास बात देखने को मिलती है, और वो खास बात मेरे भाइयों ये है कि जल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अपन बात करें इन चारों को कंपेयर करने के लिए, इन चारों को कंपेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया आप लोग के चलोगे वो है वॉन्डरवॉल। अब क्योंकि H2PO का आकार बड़ा है, तो आकार बड़ा होने के कारण वॉन्डरवॉल ज्यादा है, अलग करना मुश्किल है इन चारों के कंपैरिजन में, इसलिए इन चारों में कंपेयर करते हैं तो ये सबसे अच्छा क्वथनांक है, उससे कमजोर इसका, उससे कमजोर इसका, उससे कमजोर इसका। आई होप आपको समझ में आया, फटाफट से कॉपी करो, क्वथनांक कंप्लीट हो गया है। समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि वो लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। फटाफट कॉपी करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यही ट्रेंड गलनांक में फॉलो होगा, क्योंकि गलनांक का मतलब क्या है पता है आपको? गलाना, ठोस से द्रव में लेके जाना। तो ठोस में कण आपके अणु पास पास है, उनको अलग करना है, द्रव में लेके जाना है, और द्रव से गैस में लेके जाना है, तो वो क्वथनांक है। तो अलग करने के लिए आकर्षण बल ही देखना पड़ता है। तो अगर आप चाहे ठोस से द्रव में जा रहे हो तो भी दूर लेके जा रहे हो, और आप द्रव से गैस में जा रहे हो तो भी दूर लेके जा रहे हो, तो जितना अणुओं के मध्य प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा, दूर ले जाने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वथनांक भी ज्यादा आएगा, गलनांक भी ज्यादा आएगा। और जो ट्रेंड यहाँ क्वथनांक के लिए फॉलो होता है वही गलनांक के लिए फॉलो होगा, क्योंकि जल के अंदर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर ठोस जल से आप द्रव में जाओगे तो अलग करना मुश्किल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोकेगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे इन चारों में कंपेयर करें तो इसके पास वॉन्डरवॉल बल ज्यादा है, तो दूर करने में ज्यादा नाटक करेगा, इसलिए इसका गलनांक भी ज्यादा होगा इन चारों में। और इसका भी बाप है आपका जल, क्योंकि हाइड्रोजन बंद है वहां पर। अब डिस्कस करना है हमको बंद कोण को, बॉन्ड एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको इनकी संरचनाएं बता देता हूं। ऑक्सीजन, दो बंध बना के बहता है हाइड्रोजन के साथ में, दो इसके पास गुब्बारे हैं, लोन पेयर, एकाकी युग्म। ऐसे ही आपका सल्फर,
ऐसे ही आपका एसई, ऐसे ही आपका टीई, और ऐसे ही आपका पीओ। दो गुब्बारे, 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 दो गुब्बारे। चलो जी। तो ये सारे खरगोश मैंने आपके लिए बना दिए। अब इन खरगोशों में एंगल देखना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। तो खरगोशों के जो कान है ना, उनके कारण एंगल में फर्क आ रहा है। ये कान 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 कान, इन कान के चक्कर में फर्क आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में इनका संकर्ण बताया जाए तो संकर्ण होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार, सिग्मा बंध प्लस एकाकी युग्म। कितने सिग्मा बंध है? एक, दो, सब में दो सिग्मा बंध। कितने एकाकी युग्म है? इलेक्ट्रॉन के जोड़े कितने? इलेक्ट्रॉन नहीं, जोड़े। तो दो इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा, दो जोड़ा है, तो दो एकाकी युग्म है। चार, आपको सबको पता है एक एस होता है, तीन पी होते हैं, पांच डी होते हैं। तो चार को आपको बांटना है, तो एक एस से बांटना शुरू करो, पी तक बांटो। तो संकरण कितना आ रहा है? sp3। sp3 संकरण के अंदर जो बंद कोण आना चाहिए वो आना चाहिए 109.28 डिग्री। बट यहां पे इनमें से किसी का भी बंद कोण 109.28 डिग्री नहीं है। ये सब घपलेबाज हैं, सब घपला करके बैठे हैं। उसी घपले को हमको समझना है। तीन तरह के प्रतिकर्षण आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। एक प्रतिकर्षण होगा एकाकी युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर, एलपी। और यहां जो बंद है इसको बोलते हैं बंद युग्म। बंद युग्म बोले तो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बनाने वाला पेयर, बंद युग्म बॉन्ड पेयर। यहां पे तीन तरह के प्रतिकर्षण है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का जानी दुश्मन होता है। तो यहां पे तीन तरह के प्रतिकर्षण है। पहला प्रतिकर्षण है लोन पेयर का प्रतिकर्षण, इन दोनों खरगोशों के कानों के बीच में प्रतिकर्षण। दूसरा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, ये इसको दुखी करेगा, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये इसको दुखी करेगा, एक प्रतिकर्षण। ये इसको दुखी करेगा, एक प्रतिकर्षण। तो ये हुआ लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। तीसरा है यहां बॉन्ड है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, वो है बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। दुनिया में सबसे ताकतवर प्रतिकर्षण कौन सा होता है? लोन पेयर प्रतिकर्षण। उससे कमजोर कौन सा है? ये सबसे ताकतवर है। कान के बीच में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, कान के नीचे पड़ती है तो लगती भी तेज है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। यहां प्रतिकर्षण उससे कम है, और यहां का प्रतिकर्षण सबसे ही कम है। अब समझने का प्रयास करना, बहुत मजा आने वाला है। हुआ क्या? हुआ क्या, ध्यान सुनना। हुआ ये कि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हुआ, क्योंकि ये आपके पास एक एकाकी युग्म है, ये भी एकाकी युग्म है, दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया, प्रतिकर्षण हुआ। जब इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हुआ तो इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रतिकर्षित करते हैं, फिर ये और ये इसको प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसे दूर भेजते हैं अपने से। तो जब इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, ये वापस देखो, कोई जल्दी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, फिर ये इसको धक्का देता है, ये इसको धक्का देता है, तो ये दोनों पास में आते हैं, कोण कम होता है। तो आपका लोन पेयर प्रतिकर्षण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, ये कोण को कम करता है। तो जो कोण 109.28 डिग्री होना चाहिए था, उस कोण को कम करके इस प्रतिकर्षण ने, और फिर इस प्रतिकर्षण ने उस कोण को 85 डिग्री कर दिया। तो 109.28 डिग्री, 109.28 डिग्री जो आपका बंद कोण होना चाहिए था, इस कान ने प्रतिकर्षण करके, इन गुब्बारों ने प्रतिकर्षण करके, ये वाला, इन्होंने प्रतिकर्षण करके ये वाला, इस कोण को 85 कर दिया। ऐसे इधर भी है वो चीज, प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण कोण हो गया 85, प्रतिकर्षण 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 कोण हो गया 85, परसेंट नहीं 85 नंबर में, प्रतिकर्षण 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 कोण हो गया 85, प्रतिकर्षण 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 कोण हो गया 85। अब एंट्री होगी अमरेंद्र बाहुबली की, मतलब यहां पर बॉन्ड पेयर के प्रतिकर्षण की। इन लोगों ने जनता पे बहुत जुल्म किए, इन दोनों पे भी कोण को ऐसे प्रतिकर्षण करके, इन्होंने ऐसे प्रतिकर्षण करके बहुत कम किया। अब यहां जो बंद युग्म का प्रतिकर्षण है वो कोण को बढ़ा सकता है, क्योंकि यहां पे और यहां पे जब प्रतिकर्षण होगा तो कोण बढ़ेगा, यहां के प्रतिकर्षण से ऐसे होगा, फिर इन दोनों के प्रतिकर्षण से ऐसे होगा, कम हो रहा है, परंतु ये प्रतिकर्षण कोण को बढ़ा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस प्रतिकर्षण का नाम क्या है, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, जो सबसे कमजोर है। मतलब अगर 109.28 डिग्री से इन दोनों ने मिलकर के 85 डिग्री कर दिया है, तो हालांकि ये वाला बंदा 85 से कोण को बढ़ा सकता है खुद प्रतिकर्षण करके, परंतु उतना नहीं बढ़ा सकता जितना इन्होंने कम किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा कमजोर है। तो आप इससे ये एक्सपेक्ट मत करना कि बल्लाल देव को मार देगा, ये एक्सपेक्ट मत करना कि जितना कोण इन्होंने 109 से कम करके 85 किया है तो ये प्रतिकर्षण वापस से 85 से 109 कर देगा, ये नहीं कर पाएगा, बट हां थोड़ा सा तो बढ़ाएगा ताकि 85 से थोड़ा बढ़ के 109 से कम में सेटलमेंट हो जाए। अब हमको यही सोचना है कि ये बंद युग्म प्रतिकर्षण इन सब में कैसा है, उसी से कहानी क्लियर होगी। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है सब में, तो ऑक्सीजन यहां जो बंद युग्म है उनको अपने पास ले आएगा ऐसे। सल्फर की ऑक्सीजन से कम है, ज्यादा पास नहीं ला पाएगा। सेलेनियम की और कम है, ज्यादा पास नहीं ला पाएगा। इसकी और कम है, ये और पास नहीं ला पाएगा। इसकी तो है ही नहीं, तो ये बिल्कुल बीच में रखेगा। नो चीटिंग, चीटिंग होने से तो पास में आता है। तो बात यह है कि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल चिपका लेगा पास में, ये थोड़ा दूर रखेगा, और दूर और दूर और दूर। जितना इलेक्ट्रॉन पास में रहेंगे उतना ये वाला प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा, जो एंगल कम होके 85 हुआ है वो बढ़ेगा। इतना तो नहीं बढ़ पाएगा बट बढ़ेगा। तो क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता के ज्यादा होने के कारण, तो ये बढ़कर के 85 से 107 डिग्री पर जाकर के सेटलमेंट होगा। उसके बाद यहां पे देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता सल्फर की गई भी थी, एकदम मरा हुआ है ये। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला ही नहीं पाया, जैसे ऑक्सीजन ने बुलाया था। तो ये बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण इसकी तुलना में कम हो गया, और अगर ये प्रतिकर्षण कम हो गया तो कोण ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, और 85 से बढ़कर के केवल 92 तक गया। इसने तो ऐसी की तैसी कर दी, भाई तूने कोण को कम किया तो मैंने इलेक्ट्रॉन खींच के ये प्रतिकर्षण करके कोण को बढ़ा करके 107 कर दिया। हालांकि ये इनसे नहीं जीत सकता, बट देखो टक्कर दी है भयानक, ये नहीं दे पाया, फर्जी आदमी। उसके बाद ये ऐसी जो है, ये तो और ही फर्जी है, ये तो बिल्कुल ही फर्जी है। इसके अंदर देखा जाए तो इसमें तो ये और इलेक्ट्रॉन दूर है, तो ये वाला प्रतिकर्षण और कम है, तो 85 से एंगल बढ़ के केवल 91 ही हो पाया। इसमें और कम होगा क्योंकि ये और दूर है, इसमें और कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब आप इधर से इधर जाते हो तो बंद कोण कम होता जाता है। और बंद कोण कम पता है क्यों होता है, क्योंकि जो आपका तत्व है उसकी विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास आकर्षित नहीं कर पाता है, जिससे कि बंद युग्म प्रतिकर्षण नहीं हो पाता है, और जो कोण इन प्रतिकर्षणों ने कम किया है उसको वो नहीं बढ़ा पाता है। यहाँ पे तो बहुत अच्छे से प्रतिकर्षण है, तो बढ़ा करके सेटलमेंट 107 पे हुआ, बट यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण कम होने के कारण, क्योंकि इसकी 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 गलती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण ये पास नहीं ला पाया, तो बंद युग्म प्रतिकर्षण कम हुआ। तो इनका जो इन लोगों ने जो भसड़ मचाई थी उसका ये सामना नहीं कर पाया, और सामना नहीं कर पाएगा तो कोण उतना नहीं बढ़ा पाएगा जितना इसने बढ़ाया है। आगे और कम, आगे और कम। आई होप आपके समझ में आया। पूरी दिल और जान से मैं कोशिश करता हूं
कि कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में ऐसा डालूं कि ज़िंदगी में कभी भी अगर केमिस्ट्री पढ़ाओ किसी को तो अच्छी पढ़ा सकूं। अप्रोच पसंद आती है लाइक जरूर करो। आप लोगों से केवल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब 4 चीज़ें मांगता हूँ, उतना कर दो, मैं डबल मेहनत से पढ़ाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, अब बस हम वाइंड अप करेंगे। तो दोस्तों ये वर्ग 16 के तत्व किस प्रकार से हाइड्रोजन से जुड़ते हैं और किस प्रकार हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता दिखाते हैं, कौन कौन से ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनके लिए संभव है, उन सबका अपन ने इस वीडियो में अच्छे से पोस्टमार्टम किया, बहुत डीप में जाकर के पढ़ा। जितना समय आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मानता हूँ कि समय आपका वसूल हुआ होगा और आपके पास सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। मेहरबानी करके लिख लीजिएगा और आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स में हर एक चीज़ प्रॉपर्ली लिखी होती है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आने वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। बस ये चैप्टर अब 3-4 वीडियो में खत्म होने वाला है और पी ब्लॉक खत्म होने का मतलब है आधी केमिस्ट्री खत्म हो गई और फिर आपके पास टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पी ब्लॉक सबसे बड़ा चैप्टर था और उसको हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं आप लोगों के प्यार से और सपोर्ट से। ऐसे ही अपना प्यार इस वीडियो को दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दबाने पे ही आगे नोटिफिकेशन आएंगे और आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स के लिए नीचे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।